हेलो एवरीवन, मैं अनन्य अवस्थी आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स असिस्टेंट कॉम्पिटिशन सब। अभी देखिए मैंने कुछ थोड़ा सा नया ट्राई कर रखा है कि थोड़ा सा फिजिक्स बता रहा हूँ मैं इस समय आपको, फ्लूइड मैकेनिक्स जो मेरा भी बहुत फेवरेट टॉपिक है और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स आज के टाइम में बहुत बड़ा रिसर्च का टॉपिक भी चल रहा है। ठीक है। और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपकी काफ़ी टॉपिक्स कवर कर दिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ कि वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूँ। तो देखिए वेलोसिटी क्या चीज़ होती है। बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है ये। विस्कोसिटी, वेलोसिटी बोल रहा हूँ मैं। विस्कोसिटी क्या चीज़ है? विस्कोसिटी, ठीक है। तो विस्कोसिटी देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि विस्कोसिटी क्या होती है। जैसे सॉलिड्स में आप जानते हैं क्या होता है। सॉलिड्स में क्या होता है कि जैसे एक सॉलिड सरफेस को क्या करना पड़ता है, हमको दूसरी सॉलिड सरफेस के अगेंस्ट रब करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या होता है उनके बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करने लगता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे ये एक सरफेस है, मैं इसके अगेंस्ट अगर पेन को रब करता हूँ, तो क्या ये भी एक सॉलिड सरफेस है, ये भी एक सॉलिड सरफेस है। देखिए मैं आगे की तरफ धक्का दे रहा हूँ तो मतलब मैं इस तरफ अप्लाइड फ़ोर्स लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? इस तरफ अप्लाइड फ़ोर्स लगा रहा हूँ। तो उस तरफ से यहाँ इस मतलब इधर की तरफ से एक उल्टी डायरेक्शन में अप्लाइड फ़ोर्स की उल्टी डायरेक्शन में क्या लगने लगता है, एक फ़ोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगने लगता है, ठीक है? जो कि क्या करता है हमारे मोशन को रेज़िस्ट करता है। क्या करता है? हमारे मोशन को रेज़िस्ट करता है, ठीक है? तो वैसे ही लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है, ऐसा नहीं कि लिक्विड्स में फ्रिक्शन नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी को अगर मैं एक शब्द में बताना चाहूँ या 2-3 शब्दों में बताना चाहूँ, ठीक है। तो ये होता है इंटरनल, ये क्या होता है, इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स। ये क्या होता है, इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है। ये क्या होता है, फ्लूइड का इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है। एक्चुअली होता है क्या है कि ये समझिए, जैसे लिक्विड में तमाम लेयर्स होती हैं। लिक्विड में क्या होता है, तमाम लेयर्स होती हैं, एक के नीचे एक ऐसे लेयर्स होती हैं, ठीक है। अगर मैं स्ट्रीम लाइन फ्लो की बात करता हूँ, कैसे फ्लो की बात कर रहा हूँ मैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो की बात कर रहा हूँ। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो में क्या होता है, जो लाइंस होती हैं वो क्या करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो अगर हम एक स्ट्रीम लाइन मोशन को कंसीडर कर रहे हैं, तो स्ट्रीम लाइन मोशन में देखिए समझिए क्या होता है कि मान लीजिए हमारी नीचे वाली जो सरफेस है वो क्या है, रेस्ट पर है, ठीक है। मान लीजिए हम जो भी कंटेनर लिए हैं, जो जिसमें भी हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। मतलब हमने कुछ एक ऐसा कंटेनर या दो प्लेट्स ले लिए, मान लीजिए क्या ले लिए, एक नीचे प्लेट है, एक ऊपर प्लेट है, ठीक है। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है, हमारा लिक्विड जो है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। दो पैरेलल प्लेट्स हमने ले ली है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारी क्या है, ये एक प्लेट ऊपर है और एक प्लेट क्या है, नीचे है। तो नीचे वाली जो प्लेट है, यहाँ पे इस प्लेट की मान लीजिए वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। और ऊपर वाली जो प्लेट है वो कुछ v वेलोसिटी से क्या कर रही है, वो कुछ v वेलोसिटी से इधर मूव कर रही है, ठीक है। ऊपर वाली प्लेट। तो होता है क्या, जैसे ये एक प्लेट आपने ऊपर ले ली, एक प्लेट आपने क्या करी, ऊपर ले ली, और एक प्लेट हमने क्या करी है, नीचे ले ली है, ठीक है। एक प्लेट हमने नीचे ले ली, एक प्लेट ऊपर ले ली। नीचे वाली प्लेट को मैं कह रहा हूँ वो रेस्ट पर है, ऊपर वाली जो प्लेट है वो कुछ v वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। और इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में लिक्विड है। तो जो यहाँ पर देखिए समझिए, जो यहाँ पर हमारे लिक्विड की लेयर होगी, यहाँ पर जो लिक्विड की लेयर होगी वो क्या होगी, रेस्ट में होगी। मतलब जो मेरी स्टेशनरी प्लेट है, स्टेशनरी प्लेट से जो बिल्कुल टच में जो लिक्विड की लेयर होगी, ठीक है, वो हमारी कैसी होगी, वो रेस्ट पर होगी। अच्छा, इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमको जो लिक्विड लेना पड़ेगा वो कैसा होना चाहिए, विस्कस लिक्विड होना चाहिए। कैसा लिक्विड लेना पड़ेगा हमको? जो लिक्विड मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ वो हमारा कैसा लिक्विड होना चाहिए, विस्कस लिक्विड होना चाहिए, ठीक है। विस्कस लिक्विड या विस्कस फ्लूइड आपको लेना पड़ेगा, विस्कस लिक्विड या विस्कस फ्लूइड आपको लेना पड़ेगा, तभी वो चिपकेगा ना यहाँ पर, ठीक है। तो विस्कस फ्लूइड हमने यहाँ पर लिया, तभी विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। तो नीचे वाली जो प्लेट स्टेशनरी है, उसके उससे जो चिपका हुआ जो फ्लूइड होगा, स्टिक जो फ्लूइड होगा, वो कैसा होगा, रेस्ट पर होगा, ठीक है। और जो ऊपर वाली जो मूविंग प्लेट है, मूविंग प्लेट के कांटेक्ट में जो फ्लूइड लेयर होगी, वो भी v वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। क्यों? इसको कहा जाता है नो स्लिप कंडीशन, ठीक है। क्या कहा जाता है, देखिए समझिए, ये नो स्लिप कंडीशन क्या होती है, नो
नो स्लिप कंडीशन एक होती है, ठीक है। तो नो स्लिप कंडीशन क्या होती है ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन ये कहती है कि वेलोसिटी ऑफ बाउंड्री जो होती है वो एक्चुअली हमारी इक्वल होती है किसके, वेलोसिटी ऑफ बाउंड्री जो है वो बराबर होती है किसके, वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बाउंड्री लिक्विड के, ठीक है। बाउंड्री लिक्विड या बाउंड्री फ्लूइड जो है आपका, उसके बराबर होती है। मतलब कि बाउंड्री की जो वेलोसिटी होगी वही बाउंड्री से स्टिक्ड फ्लूइड की होगी, ठीक है। बाउंड्री से जो भी हमारा फ्लूइड स्टिक है उसकी भी वेलोसिटी वही होगी। इसी को कहा जाता है नो स्लिप कंडीशन, ठीक है। तो ये एक बात आपको समझनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि नीचे वाली जो लेयर है ये मूव नहीं करेगी, ऊपर वाली मूव करेगी। ऊपर यहाँ पे जो भी लेयर होगी लिक्विड की वो v वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। अब होता क्या है कि जैसे अगर हम बीच में कुछ 3 लेयर्स को चुन लें, क्या करें, जैसे तमाम लिक्विड लेयर्स हैं इनमें से मैं क्या करूँ, मान लीजिए मैं ऐसे कुछ 3 लेयर्स को चुन लूँ, ठीक है, 3 लेयर्स को चुन लूँ। तो होता क्या है कि ऊपर ऊपर वाली लेयर्स की वेलोसिटी ज़्यादा होती है और वेलोसिटी की लेयर्स की जो स्पीड होती है वो नीचे आते-आते क्या होती है, कम होती जाती है। नीचे आते-आते क्या होती जाती है, कम होती जाती है। पहले देखिए सबसे ज़्यादा होगी, फिर उससे कम होगी, उसके नीचे वाली लेयर की, उसकी नीचे वाली लेयर की उससे कम स्पीड होगी, उससे नीचे वाली लेयर की उससे भी कम होगी। ऐसे ही होते-होते लास्ट वाली लेयर की स्पीड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है? तो ऐसे अगर मैं बीच में कोई 3 लेयर्स को चुनूँ और उनको नाम दे दूँ मैं कुछ एक्स, वाई और ज़ेड, ये 3 लेयर्स मैं अगर चुन लूँ, तो देखिए जो ज़ेड वाली लेयर होगी वो क्या करती है, ज़ेड वाली लेयर इस वाई वाली लेयर को पीछे की तरफ खींचेगी। क्या करेगी, इसकी वेलोसिटी को कम कराएगी। ज़ेड वाली लेयर क्या करती है, वाई वाली लेयर पर एक फ़ोर्स लगाती है इस डायरेक्शन में एक फ़ोर्स लगाएगी और क्या करेगी, इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज़ कराएगी। ज़ेड वाली लेयर जो है वो वाई वाली लेयर की वेलोसिटी को डिक्रीज़ कराएगी। और जो एक्स वाली लेयर है, एक्स वाली जो इसकी ऊपर वाली लेयर है, वो वाई वाली लेयर पर आगे की तरफ एक फ़ोर्स लगाएगी, आगे की तरफ एक फ़ोर्स लगाएगी और क्या करेगी, कोशिश करेगी इसकी वेलोसिटी को बढ़ाने की। ठीक है? ये बात आप समझिए। ठीक है, तो जो बिलो वाली लेयर्स होती हैं, बात समझिएगा, किसी लेयर के जो बिलो वाली लिक्विड लेयर होती है वो क्या करती है, ऊपर वाली लेयर की स्पीड को कम कराने की कोशिश करती है, ठीक है। जो नीचे वाली जैसे जेड वाली लेयर क्या करेगी, वाई वाली लेयर की स्पीड को कम कराने की कोशिश करेगी। तो बिलो वाली लेयर्स क्या करती हैं, अपने ऊपर वाली लेयर्स की, लिक्विड लेयर्स की स्पीड को कम कराती हैं। और जो एक्स वाली लेयर है यानी जो ऊपर वाली लेयर है वो क्या कराएगी, वो अपने से नीचे वाली लेयर को आगे की तरफ खींचेगी, उसकी स्पीड को बढ़ाएगी। ठीक है? तो ऊपर वाली लेयर्स क्या करती हैं, अपने नीचे वाली लेयर्स की स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करती हैं। तो इस सब नाटक में क्या होता है, ये जो चल रहा है नाटक, ठीक है? तो एक बात पहले इस सब मतलब इस सब चीज़ में क्या होता है कि एक इंटरनल टेंजेंशियल फ़ोर्स एक्ट करने लगता है। क्या करने लगता है? इसको मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ कि इन बिटवीन एनी इन बिटवीन एनी टू layers of fluid, ठीक है, या लिक्विड भी आप लिख सकते हैं, इन बिटवीन एनी टू लेयर्स ऑफ द लिक्विड, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूँ, इन बिटवीन एनी टू, कोई दो लेयर्स ऑफ लिक्विड, ठीक है। इंटरनल टेंजेंशियल फोर्स टेंजेंशियल इंटरनल टेंजेंशियल फोर्स इंटरनल टेंजेंशियल फोर्स एक्ट एक इंटरनल टेंजेंशियल फोर्स एक्ट करता है विच विच try to destroy which try to destroy the relative motion between the layers, ठीक है। कोई दो लेयर्स के बीच में इंटरनल टेंजेंशियल फोर्स एक्ट करने लगता है जो उनके रिलेटिव मोशन को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने लगता है, ठीक है। तो अब हमको समझना ये है, ठीक है, हमको समझना क्या है, ये विस्कोसिटी क्या है। इतनी देर में काफ़ी बातें हो गई कि नीचे वाली लेयर हमारी सबसे कम स्पीड की होती है, मतलब ज़ीरो स्पीड की होती है, रेस्ट पर होती है। ऊपर वाली जो लेयर होती है लिक्विड की वो मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ मूव करती है, क्या करती है, मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है, ठीक है।
लेयर्स की स्पीड धीमे-धीमे सबसे ऊपर वाले की मैक्सिमम होती है, फिर उससे कम होती है, फिर उससे कम ऐसे-ऐसे होते-होते नीचे 0 हो जाती है आके। तो हमने इससे ये समझा कि जो नीचे वाली लेयर्स होती हैं, वो अपने ऊपर वाली लेयर्स को की स्पीड को कम करने की कोशिश करती हैं और ऊपर वाली लेयर्स जो हैं, अपने नीचे वाली लेयर्स की स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करती हैं। इसी सब में एक कोई 2 लेयर्स के बीच में एक इंटरनल टेंजेंशियल फ़ोर्स एक्ट करने लगता है, जो उनके रिलेटिव मोशन को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने लगता है, ठीक है? अब देखिए, ये ऊपर वाली लेयर इस वाई वाली लेयर को आगे खींच रही है और नीचे वाली लेयर क्या कर रही है, वाई वाली लेयर को पीछे की तरफ खींच रही है। मतलब एक ही लेयर आगे भी भाग रही है और पी आगे भी फ़ोर्स उस पे लग रहा है और पीछे भी फ़ोर्स लग रहा है। तो इस चक्कर में क्या होगा कि रिलेटिव मोशन खत्म होने लगेगा। क्या होता है? रिलेटिव मोशन जो होगा इस लेयर का एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में वो खत्म होने लगेगा, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो विस्कोसिटी बेसिकली होता क्या है, तो विस्कोसिटी एक लिक्विड की ऐसी या फ्लूइड की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जो मोशन का लेयर्स के बीच के रिलेटिव मोशन का अपोज़ करती है, ठीक है? मैं बोल दे रहा हूँ डेफिनिशन, आप चाहें तो लिख सकते हैं। ये विस्कोसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड या फ्लूइड भी लिख सकते हैं। विस्कोसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच by virtue of which it opposes the relative motion between its adjacent layers, ठीक है? जैसे आप मतलब कहने का मतलब ये है कि विस्कोसिटी लिक्विड की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जो क्या करती है, लिक्विड लेयर्स की रिलेटिव मोशन को रेज़िस्ट करती है, उसका अपोज़ करती है। तभी तो ये क्या कहलाएगा, फ्लूइड का फ्रिक्शन। ये क्या कहलाएगा? फ्लूइड का फ्रिक्शन। फ्लूइड लेयर्स के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन है। विस्कोसिटी बेसिकली क्या है? विस्कोसिटी लिक्विड लेयर्स के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन है, ये फ्लूइड का फ्रिक्शन है, ठीक है? ये बात आपको दिमाग में रखनी है। जैसे सॉलिड्स में फ्रिक्शन है, वैसे ही फ्लूइड्स में भी फ्रिक्शन है, बस फ्लूइड की लेयर्स के बीच में लगता है। यहाँ 2 फ्लूइड लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ 2 सॉलिड सरफेस को लेना पड़ता है, उनको एक-दूसरे के अगेंस्ट रब करना पड़ता है, तब फ्रिक्शन आता है, ठीक है? यहाँ पे आपको 2 फ्लूइड नहीं लेने हैं, यहाँ एक ही फ्लूइड की अंदर की जो उसकी लेयर्स हैं, उन लेयर्स के बीच में ये फ्रिक्शन काम करता है, ठीक है? अब फ्लूइड की लेयर्स के फ्रिक्शन को हमने क्या बोल दिया? विस्कोसिटी। ठीक है? तो ये जो इंटरनल टेंजेंशियल फ़ोर्स लगने लगता है, इसी इंटरनल टेंजेंशियल फ़ोर्स को हम क्या बोलते हैं? ये जो हमारा इंटरनल टेंजेंशियल फ़ोर्स होता है, ये हमारा जो अभी हमने बताया ना, ये इंटरनल टेंजेंशियल फ़ोर्स जो लगता है, इसी फ़ोर्स को हम क्या बोलते हैं? विस्कस फ़ोर्स। इसको क्या बोलते हैं हम? विस्कस फ़ोर्स बोलते हैं। और ये जो मैंने आपको फेनोमेनन यहाँ समझाया कि एक इंटरनल टेंजेंशियल फ़ोर्स लगने लगता है जो रिलेटिव मोशन को डिस्ट्रॉय करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं विस्कस ड्रैग लगना। ठीक है? विस्कस ड्रैग क्या करता है? लिक्विड को फ्लो होने से रोकता है। लिक्विड के फ्लो को क्या करता है? रोकता है विस्कस ड्रैग। इसी इंटरनल टेंजेंशियल फ़ोर्स या विस्कस फ़ोर्स की वजह से। ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लिक्विड फ्लो होता रहे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? देखिए, एक आधे एग्ज़ाम्पल्स आपको मैं समझाता हूँ। जैसे समझिए, अच्छा, एक चीज़ और, जो वाटर होता है उसकी विस्कोसिटी कम होती है और शहद की विस्कोसिटी, हनी की विस्कोसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो इसीलिए आप क्या करते हैं, जब किसी बोतल से आप पानी को गिराएँगे तो क्या होगा, थोड़ा जल्दी गिरेगा। क्यों? क्योंकि इसकी विस्कोसिटी कम है। विस्कोसिटी कम होने का मतलब क्या है कि उसकी लिक्विड लेयर्स के बीच में लगने वाला विस्कस फ़ोर्स कम है और विस्कस फ़ोर्स कम है तो इसका मतलब उसके फ्लो की स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है? देखिए समझिए, अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, विस्कोसिटी अगर क्या है, ज़्यादा है, विस्कोसिटी अगर ज़्यादा है तो दिस इम्प्लाइज़, ठीक है, जो फ्लो ऑफ फ्लूइड, ठीक है, वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है, स्पीड, या आप ये कह सकते हैं स्पीड जो है, फ्लो की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्योंकि विस्कोसिटी जो है विस्कोसिटी जो है वाटर की जो विस्कोसिटी होगी, वो क्या होती है, वो कम होती है विस्कोसिटी ऑफ हनी से, ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ हनी से, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि वाटर के फ्लो की स्पीड जो ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी कम है, तो इसका फ्लो जो होगा, इसके फ्लो की स्पीड ज़्यादा होगी। हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है तो इसके फ्लो की स्पीड कम होगी। तो अगर किसी बोतल से आप हनी को गिराएंगे तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा गिरने में, पर पानी को नहीं लगेगा उतना, है ना? वो ज़्यादा स्पीड में गिर जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर किसी मेज़ पर आप क्या करें, पानी को गिरा दें, ठीक है?
और उसी मेज पर आप क्या करें, कोलतार को गिरा दें, ठीक है। तो कोलतार जो होता है उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। कोलतार जो होता है, कोलतार की विस्कोसिटी पानी से ज़्यादा होती है। तो अगर किसी मेज पर आप कोलतार को गिराएंगे और पानी को गिराएंगे तो पानी उस मेज से जल्दी गिर जाएगा, पानी जो है उस मेज से जल्दी गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी की विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी, तो उसके फ्लो की स्पीड ज़्यादा होगी। कोलतार में विस्कोसिटी ज़्यादा होती पानी के मुकाबले, तो उसकी स्पीड कम होगी, तो थोड़ा उसको टाइम लगेगा, हो सकता है ना भी गिरे, ठीक है। अब दूसरी बात समझिए, अगर आप चाहते हैं विस्कस फोर्स को कम करना, तो विस्कस फोर्स को कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात समझिए, टू ओवरकम टू ओवरकम विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग, टू ओवरकम विस्कस ड्रैग, ठीक है, वी हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। हमको क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर आप चाहते हैं, देखिए समझिएगा इसको ध्यान से, ठीक है। एक 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 ग्लास में आप पानी ले लीजिए और एक ग्लास में मान लीजिए आप किसको ले लें, कोलतार को ले लें या शहद को ले लें, जैसे कोलतार को ले लीजिए, है ना। यह काम करिए, अच्छा एक काम कर सकते हैं, कोलतार शहद को जो भी आपके मन में आए ले सकते हैं, ठीक है। एक में बस पानी को लीजिए, एक में आप कोलतार शहद जिसको चाहते हैं उसको ले लीजिए, और एक डंडी लेके क्या करने लगी, उसको हिलाने लगी है, मतलब पानी को क्या करने लगी, शेक करने लगी है, ठीक है। एक कोई डंडी, जैसे आपने एक ये ऐसे लिया, इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने वाटर फिल कर लिया, इसमें आपने क्या किया है, वाटर फिल कर लिया है। और एक ये आपने एक और बीकर ले लिया, इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने मान लीजिए कोलतार को फिल कर लिया, इसमें आपने क्या किया है, कोलतार को फिल कर लिया। और एक स्ट्रॉ ले लीजिए, ऐसे कुछ स्ट्रॉ टाइप की चीज़ ले लीजिए, इसमें भी ले लीजिए, है ना। और क्या करने लगी, हिलाने लगी, क्या करने लगी, उसको हिलाने के लिए स्टिर करने लगी, क्या करने लगी, स्टीयरिंग करना शुरू कर दीजिए। तो स्टीयरिंग जब आप करेंगे तो आप क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर क्या होता है, विस्कस ड्रैग कम हो जाता है, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर क्या होता है, विस्कस ड्रैग कम हो जाता है, ठीक है। तो ओवरकम करने का मतलब वही है कि आप क्या करना चाहते हैं कि अगर विस्कस ड्रैग को कम करना चाहते हैं तो फिर एक्सटर्नल फोर्स लगाइए। जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे विस्कस ड्रैग कम होने लगेगा, तो ये क्या करने लगेगा, आपका जिसमें विस्कोसिटी हाई है वो भी चीज़ घूमने लगेगी, ठीक है। मतलब जैसे कोलतार है तो वो भी घूमेगा, पर क्या होगा, जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे, ठीक है, जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे तो जिसमें विस्कोसिटी ज़्यादा है वो क्या हो जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगी वो चीज़, ठीक है। तो जैसे क्या होगा, as soon as as soon as external forces are removed, as soon as external forces are removed, जैसे ही हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो जो हाईली विस्कस लिक्विड होगा, हाईली विस्कस लिक्विड जो होगा आपका, हाईली विस्कस लिक्विड जो होगा, विल सून कम टू रेस्ट, वो क्या होगा, जल्दी ही रेस्ट में आ जाएगा, विल सून कम टू रेस्ट, वो जल्दी ही क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी वो पहले रुक जाएगा, एक्सटर्नल फोर्सेस हटाने पर वो पहले रुक जाएगा, मूव करना, उसकी फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि विस्कोसिटी क्या होती है, ठीक है। और विस्कस इसके यूजेस क्या हैं, कहाँ इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको अपनी रियल लाइफ में देखने को मिल जाएगा। और विस्कोसिटी की डेफिनेशन भी मैंने आपको बोल के बता दी थी, तो उसको अगर आपने लिख लिया तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है। देखिए, 2 यूज़ और समझ लीजिए, जैसे हम लोग एयर में चल लेते हैं, वाटर में चलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि एयर की विस्कोसिटी कम होती है और वाटर की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है? तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि एक चीज़ ये समझिए कि इसको मैं थोड़ा-सा यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि मान लीजिए 2 कार हैं, ठीक है? 2 कार हैं, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है? तो तो एक काम करते हैं, मैं काम करता हूँ, आपको यहाँ पे एक नए पेज में समझा देता हूँ। एक मिनट रुकिएगा ज़रा, ठीक है। देखिए, देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है, 2 कार्स हैं, 2 कार हैं। एक कार मान लीजिए आपकी ये है, ठीक है? ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है? रफली बना रहा हूँ इसको। ध्यान समझिए, जैसे हमारे पास एक ये कार है और एक कार मैं और ले लेता हूँ, ठीक है?
एक कार में और ले लेता हूँ। तो ध्यान समझिए, अगर हमारे पास 2 कार्स हैं, एक कार ये ऊपर वाली, एक कार ये है। पहली वाली कार जो है मान लीजिए वो हमारी 10 किलोमीटर पर सेकंड की 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, और दूसरी वाली कार जो है मेरी वो 20 किलोमीटर ये किलोमीटर पर आवर, ठीक 10 किलोमीटर पर आवर, और ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। तो सीधा आप देख कर बता सकते हैं कि उसकी स्पीड कम है, दूसरे वाले की स्पीड ज़्यादा है। अच्छा, एयर में भी थोड़ी बहुत विस्कोसिटी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती वाटर वगैरह की जैसे, पर होती है, ठीक है। तो आप इस तरफ जाओगे तो एयर जो है, एयर जो आपकी फ्लो कर रही है, एयर जो आपकी यूँ फ्लो कर रही है, इसके सामने भी और इसके सामने भी, है ना? वो क्या करता है, एक विस्कस ड्रैग लगाएगी। एयर क्या करेगी, एयर कार के ऊपर क्या करती है, एक विस्कस ड्रैग लगाती है। एयर, एक बात ध्यान में रखिए, एयर में भी विस्कोसिटी होती है पर बहुत ज़्यादा नहीं होती है ना? जितनी वाटर वगैरह में होती है, हनी वगैरह में होती है, उतनी ज़्यादा नहीं होती है, पर होती है, ठीक है। तो ये 10 किलोमीटर पर आवर से जो गाड़ी चल रही है उस पर भी विस्कस ड्रैग लगेगा, और इसको एयर ड्रैग भी कह सकते हैं हम, ठीक, क्योंकि एयर लगाएगी जो एयर लगाएगी विस्कस ड्रैग, उसको हम क्या बोलेंगे, एयर ड्रैग, उसको हम क्या बोलेंगे, एयर ड्रैग, या एयर रेजिस्टेंस भी बोला जाता है उसको, ठीक है। तो समझ लीजिए एयर ड्रैग क्या है, एयर ड्रैग इज द विस्कस ड्रैग अप्लाइड बाय एयर, ठीक है। तो लो स्पीड्स के लिए क्या होता है, फॉर लो स्पीड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, फॉर ऑब्जेक्ट्स फॉर ऑब्जेक्ट्स विद लो स्पीड, जो लो स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो फोर्स ड्रैग होगा, ड्रैग फोर्स जो होगा, ठीक है, ड्रैग फोर्स जो होगा उसको हम एफ डी से भी दिखाते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। पर जो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, फॉर ऑब्जेक्ट्स विद हाई स्पीड, फॉर ऑब्जेक्ट्स विद हाई स्पीड, जो हाई स्पीड से ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, उनके लिए जो फोर्स ऑफ ड्रैग होता है, या ड्रैग फोर्स जो होता है, एफ डी जो हमारा ड्रैग फोर्स है, एयर ड्रैग भी आप कह सकते हैं, फोर्स ऑफ एयर ड्रैग, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वी स्क्वायर के, वो वी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो गाड़ी ज़्यादा स्पीड से मूव करेगी उसको जा उसकी उसकी पावर भी ज़्यादा लगेगी, ठीक है? जो गाड़ी ज़्यादा स्पीड से मूव करेगी उसकी पावर भी ज़्यादा लगेगी एयर ड्रैग को ओवरकम करने में, और उसका फ्यूल भी जल्दी बर्न होगा। और जो गाड़ी धीमे चलेगी, ठीक है, उसको एयर ड्रैग के अगेंस्ट थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़ेगा, कम पावर लगेगी उसकी, और उसका फ्यूल थोड़ा बाद में, मतलब धीमे बर्न होगा, ठीक है। तो फ्यूल किसका जल्दी बर्न होगा, फ्यूल उसका जल्दी बर्न होगा जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर विस्कस ड्रैग भी उतना ही ज़्यादा लगेगा, वी स्क्वायर लग रहा है, ध्यान दीजिए, विस्कस ड्रैग हाई स्पीड ऑब्जेक्ट के लिए स्क्वायर पावर में लग रहा है, मतलब तेजी से विस्कस वेलोसिटी जितनी तेज होगी उतनी ही जा उससे भी दुगनी स्पीड, उसकी भी स्क्वायर पावर स्पीड से विस्कस ड्रैग लग रहा होगा, इसलिए ज़्यादा स्पीड वाली गाड़ी का फ्यूल जल्दी बर्न होगा, उसकी पावर भी ज़्यादा लगेगी। पर जो लो स्पीड से मूव कर रही है उस पर विस्कस ड्रैग उतना तेजी से नहीं लगेगा, ठीक है, स्क्वायर पावर में नहीं लग रहा है ना, लीनियर पावर में लग रहा है, तो उतना नहीं लगेगा, ठीक है, तो इसलिए इसका फ्यूल जल्दी बर्न नहीं होगा, इस वाली गाड़ी जो धीमे चल रही है उसका पावर भी कम लगेगी। अब आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पर। अच्छा, एक यूज़ और समझ लीजिए, जैसे ब्लड बैग जो होता है जिससे ब्लड दिया जाता है किसी रेसिपिएंट को, जो ब्लड ले रहा होता है, ठीक है, तो ब्लड बैग से भी डायरेक्टली ब्लड जो है वो नहीं दिया जाता है, उसमें उसका सिट्रस का या सिट्रिक उसी का किसी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ब्लड होता है उसकी भी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो क्लॉटिंग करने लग जाता है, ब्लड जो है वो क्लॉट होने लग जाता है। अगर डायरेक्टली ब्लड बैग से ब्लड किसी रिसेप्टर को दे दिया जाता है तो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड हो जाता है, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो शायद ज़्यादा इस चीज़ को समझ पाएँ कि ब्लड जो है वो क्लॉट होने लगता है, थक्का बनने लग जाता है ना? तो डायरेक्टली ब्लड बैग से ब्लड रेसिपिएंट को नहीं दिया जाता है, उसमें सिट्रस का वगैरह का इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है? तो बायो वाले इसको थोड़ा ज़्यादा समझ पाएँगे, ठीक है? चलिए अच्छा, अब देखते हैं। तो देखिए इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है उसको बताने से पहले देखिए इसमें मैं बहुत
एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, जो शायद आपने और किसी चैनल पर शायद इसके पहले ना सुना हो, और आपको बढ़िया भी लगेगा। जो थोड़ा स्टैंडर्ड नॉलेज लेना चाहते हैं, उनको भी मज़ा आएगा। तो देखिए, आप इसके पहले सॉलिड स्टेट का हो सकता है शायद चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसको पढ़ने से पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ आपने 2 चीज़ें पढ़ी होंगी, स्ट्रेस और स्ट्रेन। सॉलिड्स के केस में आपने पढ़ा होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है? फिर आपने वहाँ पे पढ़ा होगा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ जो सॉलिड स्टेट में आपको पढ़ाया गया था, वो क्या था? इट वाज़ द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फ्लूइड्स के केस में भी स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है? तो देखिए, क्या बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने आपको बताया कि न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है? और इससे न्यूटन ने क्या किया, एक फॉर्मूला डेराइव किया, एक रिलेशन, फॉर्मूला नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे न्यूटन ने एक रिलेशन डेराइव किया, किसके बीच में? टेंजेंशियल स्ट्रेस और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। मैं डायरेक्टली उसको स्ट्रेन नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है? मैं डायरेक्टली उसको स्ट्रेन नहीं बोल सकता हूँ, पर मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने क्या किया, आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में नहीं निकाला, उन्होंने टेंजेंशियल स्ट्रेस के बीच में और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ स्ट्रेन के बीच में एक रिलेशन निकाला। किसके बीच में निकाला? टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के बीच में, ठीक है? तो इन केस ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, इन केस ऑफ फ्लूइड्स उन्होंने ये चीज़ किया। सॉलिड्स के केस में आप जानते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का रिलेशन हुक्स लॉ में दे दिया गया था, ठीक है? और न्यूटन ने क्या किया, वही हुक्स ने जो चीज़ समझाई थी स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन, उसी रिजल्ट को जनरलाइज कर दिया न्यूटन ने। हुक्स के रिजल्ट को जो उन्होंने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में दिया, उसी को न्यूटन ने जनरलाइज कर दिया। और स्ट्रेस का टेंजेंशियल स्ट्रेस लिया, टेंजेंशियल स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में नहीं बताया। टेंजेंशियल स्ट्रेस और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ स्ट्रेन के बीच में एक रिलेशन उन्होंने डराइव किया। क्या है, उसी को बताना मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए, ये फिगर है हमारे पास। यहाँ पे क्या है कि ये नीचे एक प्लेट है जो कि स्टेशनरी है, ऊपर वाली प्लेट v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है? तो अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमने 2 पैरेलल प्लेट्स ली, एक स्टेशनरी है, एक ऊपर वाली मूव कर रही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने आपको बताया कि स्पीड जो है वो धीमे ऊपर जाते वक़्त बढ़ती है और ऊपर से नीचे आते वक़्त लिक्विड लेयर्स की स्पीड डिक्रीज़ करते हुए 0 हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमने 2 लेयर्स को कंसीडर किया है, ठीक है? एक लेयर ले ली हमने, 2 लेयर्स लिक्विड की ले ली हैं बीच में, बाकी कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता ही दिया है इतनी देर में। तो एक लेयर है पीक्यू, दूसरी लेयर है आरएस, ठीक है? पीक्यू लेयर जो है वो हमने कैसा फ्लो लिया है, विस्कस फ्लूइड यहाँ पे फील्ड है, यहाँ कैसा फ्लूइड फील्ड है, विस्कस फ्लूइड हमारा फील्ड है, ठीक है? तो विस्क ये बीच में विस्कस फ्लूइड मैंने बनाया नहीं है, आप अपने डायग्राम में चाहें तो यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइंस खींच कर विस्कस फ्लूइड को दिखा सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमने दो, ताकि थोड़ा नीट दिखे डायग्राम, तो मैंने वो काम नहीं किया है। तो दो लेयर्स मैंने कंसीडर करी, एक पीक्यू लेयर और एक आरएस लेयर, और मैंने फ्लो कैसा लिया है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो लिया है, मतलब एक एक डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है? तो PQ वाली लेयर हमारी अगर Vx वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो मैंने अभी बताया कि ऊपर वाली लेयर्स क्या करती हैं, थोड़ा ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करती हैं। तो RS वाली लेयर जो है वो Vx में कुछ डेल्टा Vx एडिशनल वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, ठीक है? PQ वाली लेयर की हमारी ग्राउंड से OX जो हमारा स्टेशनरी सरफेस है, प्लेट है, स्टेशनरी प्लेट जो है, उससे ये PQ वाली लेयर की दूरी कितनी है, y डिस्टेंस है, ठीक है? वर्टिकल डिस्टेंस है y। और हमारी जो RS वाली होगी उसकी हाइट कितनी होगी, कुछ y प्लस डेल्टा वाई होगी। कितनी होगी, y प्लस डेल्टा वाई दूरी होगी RS की OX वाली स्टेशनरी प्लेट से। OX वाली स्टेशनरी प्लेट से ये दूरी होगी हमारी RS वाली प्लेट की, ठीक है? तो PQ वाली लेयर जो है, RS वाली लेयर की दूरी होगी, तो PQ वाली लेयर जो है और RS वाली जो लेयर है, इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, डेल्टा वाई हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, डेल्टा वाई। तो वो मैंने यहाँ लिख दिया है कि इफ वेलोसिटी ऑफ सम लेयर RS इज Vx प्लस डेल्टा Vx एंड लेयर जस्ट बिलो इट, इसके नीचे कौन सी लेयर है, PQ, इट हैज वेलोसिटी Vx, लेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनके बीच की दूरी क्या है, परपेंडिकुलर दूरी है, वो कितनी है, डेल्टा वाई। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हम यहाँ पे निकालते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है वेलोसिटी चेंज, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी ग्रेडियंट की मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। Change in velocity between two layers with respect to perpendicular distance between the two layers, ठीक है? क्या है, change in velocity, क्या है, change in velocity of two layers with respect to
परपेंडिकुलर डिस्टेंस डेल्टा वाई बिटवीन द टू लेयर्स। तो देखिए पी क्यू वाली जो हमारी लेयर थी वो वी एक्स वेलोसिटी से मूव कर रही थी, आर एस वाली जो लेयर है वो वी एक्स प्लस डेल्टा वी एक्स वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो कितनी वेलोसिटी का चेंज आया है? सिर्फ डेल्टा वी एक्स वेलोसिटी का चेंज पी क्यू और आर एस के बीच में आया है। और दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर दूरी है वो क्या है? डेल्टा वाई। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाता है दोनों लेयर्स के बीच का? डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा वाई। क्या है? चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन टू लेयर्स विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन केस ऑफ लिफ्ट अगर हम क्या करें, वेलोसिटी ग्रेडियंट को निकालना चाहें कहाँ पर? किसी एक पॉइंट पर क्या करें, उसको हम एक पॉइंट पर शिफ्ट कर दें। क्या करें? सिर्फ जैसे वेलोसिटी का यहाँ से ऊपर जाने में जो चेंज आया है वेलोसिटी ग्रेडियंट का, उसको पॉइंट पर शिफ्ट करते हैं। तो हमारी ये हमारी जो दूरी है, ये हमारी जो डेल्टा वाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये क्या करेगी? ज़ीरो हो जाएगी। मान लीजिए कि मैं पी पॉइंट पर निकालना चाहता हूँ वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो हम क्या करेंगे, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स्ट्रा मिली है हमको, वो ज़ीरो हो जाएगी, अप्रोच करेगी ज़ीरो को, एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं हो जाएगी, अप्रोच करेगी ज़ीरो को। ठीक है, तो एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं होगी, क्या करेगी? अप्रोच करेगी ज़ीरो को। तो लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा वाई। जब हम लिमिट को ज़ीरो अप्रोच कराते हैं तो क्या होता है, ये वाले जो डिफरेंशियल्स के साइन है, ये इस टोटल डेरिवेटिव, इसको ये जो डी बनाया जाता है इसको टोटल डेरिवेटिव कहते हैं, उसमें चेंज हो जाते हैं। तो हमारा ये बन जाएगा डी वी एक्स अपॉन डी वाई। चाहिए तो करिए, ना चाहिए तो आप इसी को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है। अच्छा, न्यूटन ने क्या बताया? न्यूटन ने ये बताया कि जो फोर्स एक्ट करता है बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड, जो फोर्स एक्ट करता है बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड, ये किस पर डिपेंड करता है? एक स्ट्रीम लाइंड मोशन में। कैसे मोशन में? स्ट्रीम लाइन। क्योंकि जो हम लेयर्स बनाते हैं वो कैसी बनाते हैं? बिल्कुल सीधी सीधी, वो लिक्विड लेयर्स इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। इसका मतलब क्या है कि मोशन हमारा स्ट्रीम लाइन है। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन मोशन हमने कंसिडर किया है, तो उसमें दो लेयर्स के बीच में जो लगने वाला विस्कस फोर्स है वो दो चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक तो एरिया के, जो लिक्विड लेयर्स के बीच में, देखिए मैंने ए से बना भी दिया, यहाँ पे ए लिख दिया है, मतलब ये ए जो है ये लिक्विड लेयर्स के बीच का एरिया है। ठीक है, तो इस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और दूसरा किसके प्रोपोर्शनल होती है? वेलोसिटी ग्रेडियंट के। देखिए क्यों इन दोनों के प्रोपोर्शनल होती है ये भी समझना पड़ेगा। एरिया के प्रोपोर्शनल है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखिए समझिएगा, टेंजेंट जो हमारा ये फोर्स लग रहा है बिटवीन लिक्विड लेयर्स, ये एरिया के, कांटेक्ट एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है? क्योंकि अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, लिक्विड लेयर्स के बीच का जो एरिया है, अगर हम उस एरिया को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या होता है, अगर हम उस एरिया को बढ़ा देते हैं, लिक्विड लेयर्स के बीच का जो कांटेक्ट एरिया है, पी क्यू लेयर और आर एस लेयर के बीच का जो कांटेक्ट एरिया है, अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, तो इससे क्या होगा, उनके बीच में आने वाले नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो होंगे, फ्लूइड मॉलिक्यूल्स जो होंगे, वो भी बढ़ जाएंगे। अच्छा, फ्लूइड मॉलिक्यूल्स की संख्या अगर बढ़ेगी, ठीक है, समझिएगा, अगर फ्लूइड मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो ये फोर्सेस लग रहे थे, एक फोर्स जो ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर पर आगे की तरफ लगाएगी, और जो नीचे वाली लेयर अपने ऊपर वाली लेयर पर पीछे की तरफ लगाएगी, ये फोर्स जो लगेगा ये भी इंक्रीज कर जाएगा और फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा। क्या होगा? फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो आप समझिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर अगर कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन द लेयर्स उसको बढ़ाया जाएगा, तो बीच में आने वाले जो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, उनका नंबर बढ़ जाएगा। और उससे क्या होगा, उससे टेंजेंस जो हमारा टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो मेरी वीडियो को पीछे मतलब थोड़ा सा पीछे होकर वापस से सुन सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर लेयर्स के बीच का कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे उन दोनों के बीच में, और इससे क्या होगा, हमारा टेंजेंशियल फोर्स जो लग रहा होगा वो बढ़ जाएगा। और टेंजेंशियल फोर्स जैसे ही बढ़ेगा, तो टेंजेंशियल फोर्स कुछ और नहीं, वो विस्कस फोर्स है हमारा। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर ए बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो टेंजेंशियल फोर्स बढ़ेगा। और टेंजेंशियल फोर्स कुछ और नहीं होता है, जो लेयर्स के बीच में लगता है वो विस्कस फोर्स होता है। ठीक है, तो एक बात ये याद रखिए, क्यों ए पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, एफ चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट के क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्योंकि अगर वेलोसिटी जो है, ठीक है, अगर वेलोसिटी में चेंज होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा, तो हमारी जो लिक्विड लेयर्स हैं,
ठीक है? वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करेंगी, ठीक है? चेंज इन वेलोसिटी होगा अगर 2 लिक्विड लेयर्स के बीच में, तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या करेंगी, मूव करेंगी, ठीक है? और उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स है, इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स लग रहा होगा उनके बीच का, ठीक है? वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए, अगर वेलोसिटी में चेंज है, मतलब एक वेलोसिटी ज़्यादा तेज़ी से, एक लेयर जो है ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, दूसरी वाली क्या हो रही है, ऊपर वाली देखिए तेज़ी से बढ़ रही है और नीचे वाली की वेलोसिटी उसके कंपैरिज़न में धीमी है। ऊपर वाली लेयर्स की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होती है और उनके नीचे वाली लेयर्स जो होती है उनकी वेलोसिटी धीमी होती है, ठीक है? तो इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज होता है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ। अब अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो लिक्विड लेयर्स डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करेंगी और उसकी वजह से क्या होगा, अब लिक्विड लेयर्स अगर डिफरेंट, एक इधर जाए एक उधर जाए तो इससे क्या होगा, एक लेयर अगर इधर जाएगी एक इधर जाएगी तो इनके लिक्विड लेयर्स के बीच में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, जो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में लगने वाला, उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है या जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होगा, टूट जाएगा। वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और इससे फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? इससे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हो जाएगा और फ्रिक्शनल फोर्स कुछ और नहीं, वो हमारा विस्कस फोर्स है। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से दे दीजिएगा कि अगर वेलोसिटी में चेंज होगा, यानी ये वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, यानी चेंज इन वेलोसिटी होगी, है ना? तो वेलोसिटी में अगर चेंज है, देखिए अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो उससे क्या होगा कि हमारी जो लिक्विड लेयर्स हैं वो क्या करेंगी, डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करेंगी और डिफरेंट डायरेक्शंस में अगर लिक्विड लेयर्स मूव करेंगी तो उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो क्रिएट हो जाएगा उनके बीच में, ठीक है? इसलिए हमारा जो ये विस्कस फोर्स है ये वेलोसिटी ग्रेडियंट पर भी डिपेंड करता है। तो अब इन दोनों चीज़ों को, फैक्टर्स को साथ में लेते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A dVx अपॉन dy के, ठीक है? दिस इम्प्लाइज़, हमारा ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लग जाता है ईटा, या कुछ किताबों में म्यू भी लगा होता है, ठीक है? कुछ किताबों में ईटा की जगह म्यू भी लिख देते हैं, तो उस पर उसके मतलब ये आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा ईटा जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, कोएफ़िशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको बोला जाता है कोएफ़िशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या कॉमनली इसको विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स भी बोला जाता है। ईटा जो है ये एक ही फ्लूइड के लिए अलग-अलग टेम्परेचर पर अलग-अलग वैल्यू रखता है, ठीक है? अलग-अलग टेम्परेचर पर इस ईटा की एक ही फ्लूइड के लिए अलग-अलग वैल्यू होती है। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, ईटा इज़ डिफरेंट फॉर, देख लीजिए आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ईटा इज़ डिफरेंट फॉर सेम फ्लूइड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है? अगली चीज़ है कि इसी फ़ॉर्मूले में, अगर इसी फ़ॉर्मूले में जो ये फ़ॉर्मूला मेरा निकला हुआ है, ठीक है? ये वाला फ़ॉर्मूला, इसी फ़ॉर्मूले में हम क्या करें, इसी फ़ॉर्मूले में अगर हम एरिया को 1 ले लें, 1 का मतलब यहाँ पर है कि 1 आप मीटर स्क्वायर ले सकते हैं, ये ठीक है? और dvx अपॉन dy को भी अगर मैं यूनिट ले लूँ, तो हमारा ईटा जो है वो डायरेक्टली मतलब सीधा-सीधा बराबर हो जाएगा फ़ोर्स के, ठीक है? तो कोएफ़िशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमारी सीधा-सीधा किसके बराबर हो जाएगी? फ़ोर्स के, ठीक है? दूसरी चीज़, ये प्लस माइनस साइन यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है? प्लस माइनस साइन बस इतना सा इंडिकेशन दे रहा है यहाँ पर। प्लस माइनस साइन देखिए, अगर यहाँ मैं थोड़ा-सा खिसका दे रहा हूँ पन्ना, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। प्लस माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? प्लस माइनस साइन बस इतना सा इंडिकेट कर रहा है कि एक फ़ोर्स लगेगा, अगर देखिए इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे समझाया था कि अगर एक मतलब जो लिक्विड लेयर्स हैं वो कैसे फ़ोर्स लगाती हैं कि जो बीच वाली लेयर होती है उसके ऊपर ऊपर वाली उसकी लेयर जो है वो आगे की तरफ फ़ोर्स लगाएगी और जो उस लेयर के नीचे वाली लेयर होगी वो उसके ऊपर इस तरफ फ़ोर्स लगाएगी, इस तरफ, ठीक है? तो एक एक ही लेयर पर एक ऊपर वाली लेयर आगे की तरफ फ़ोर्स लगाती है और जो नीचे वाली लेयर है वो इस लेयर पर इस तरफ फ़ोर्स लगाती है। तो दोनों फोर्सेस कैसे लगेंगे, एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, एक आगे लगेगा तो एक इधर की तरफ लगेगा, ठीक है? तो प्लस माइनस बस फोर्स की डायरेक्शन को दिखाते हैं कि ये दोनों फोर्सेस क्या लगेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शंस में लगते हैं, ठीक है? तो म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स को शो करता है ये प्लस माइनस साइन, ठीक है? अब आगे समझिए, अगर इस एरिया को मैं इधर नीचे डिनोमिनेटर में ले आता हूँ तो फोर्स अपॉन एरिया बन जाएगा, यहाँ प्लस माइनस ईटा dvx अपॉन dy हो जाएगा। ये हमारा जो F अपॉन ए होता है ये shear स्ट्रेस होता है या टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है, ठीक है? तो ये हमारा स्ट्रेस हो गया, बराबर प्लस माइनस ईटा आ गया dvx अपॉन dy, इन केस ऑफ फ्लूइड है ये फॉर्मूला। इसी को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम देखें
ऊपर वाली लेयर मतलब ऊपर वाली लेयर का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मान लीजिए नीचे वाली लेयर का अगर डिस्प्लेसमेंट x है, तो ऊपर वाली लेयर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो x प्लस डेल्टा x हो जाएगा जब हम स्ट्रेस लगाएंगे। ये कब होगा? ऑन अप्लाइंग स्ट्रेस, जब हम लेयर्स पर क्या होगा, हम टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब हम टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली लेयर जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट पा जाएगी, डेल्टा एक्स का एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एक्स तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था, पर डेल्टा एक्स का एडिशनल डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो उसका मैंने एक शॉर्ट डायग्राम यहाँ बनाया है कि दोनों लेयर्स के बीच में डिस्टेंस तो अभी चेंज नहीं हुई है, वो तो वही है डेल्टा वाई, पर ऊपर वाली लेयर में डेल्टा एक्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। यह हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकल कर आता है। तो इसका इस्तेमाल इस फॉर्मूले में कैसे होगा वो समझिए। हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए, डेल ये टाउ इक्वल्स टू क्या था, ईटा डेल्टा एक्स अपॉन हमने क्या कर लिया, डेल्टा टी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, ईटा इक्वल्स टू हमने क्या कर लिया है, ईटा इक्वल्स टू हमने एक थोड़ा सा छोटा सा अरेंजमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ लिखा ईटा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, और नीचे डेल्टा वाई आपके पास है। तो यहाँ क्या करते हैं, इस डेल्टा टी को हम अलग कर लेते हैं, डेल्टा टी को हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। ये क्या बन गया हमारे पास, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा। और ये क्या बन गया, टाउ इक्वल्स टू ईटा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी को हम लिख देते हैं गामा। गामा हमारा क्या होता है, गामा जो अभी मैंने निकाला है, ये गामा होता है हमारा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कहलाता है ये। या इसी को हम लोग और करके क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ स्ट्रेन। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। इसको हमने क्या लिख दिया, रेट ऑफ स्ट्रेन लिख दिया है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया टाउ इक्वल्स टू ईटा गामा। ये जो टाउ इक्वल्स टू ईटा गामा है, इसमें टाउ है हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये क्या हमारा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ स्ट्रेन। तो न्यूटन ने क्या किया, होक्स की ही तरह उन्होंने स्ट्रेस और होक ने स्ट्रेस और स्ट्रेन में दिया था सॉलिड्स के केस में, इन्होंने किस में दे दिया, स्ट्रेस टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस कह सकते हैं, और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ स्ट्रेन के बीच में एक रिलेशन, ठीक है, फ्लोइंग फ्लूइड्स के केस में। अब इस कोफिशिएंट ऑफ ये यूनिट्स किसकी हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो यूनिट्स हैं एमकेएस सिस्टम में होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, सीजीएस सिस्टम में न्यूटन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डाइन, सेकेंड का सेकेंड रहेगा और मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये 1 पॉइस के बराबर होता है, ठीक है। और 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर 10 की पावर 4 पॉइस के बराबर होता है। एक ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इसकी विस्कोसिटी की डायमेंशन भी यहाँ पे नोट कर लीजिए आप, ml-1 T-1 होता है, ठीक है। और एक रिलेशन और पूछ लिया जाता है कि 1 डेका पॉइस किसके बराबर होता है, तो ध्यान दीजिए 1 डेका पॉइस या जिसको हम 1 पॉजाइल भी कहते हैं, वो 10 पॉइस के बराबर होता है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो देखिए इसमें यहाँ तक तो आपके 11th में बताया ही जाता है, टाउ ये जो ये फॉर्मूला बताया था ऊपर, ठीक है। इसमें ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान हमने दे दिया है, ठीक है, ये आपको दूसरे चैनलों पर नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान देने के लिए हमने आपको यहाँ पर बताया है। पर अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हैं तो 11th स्टैंडर्ड वाले, पहले मैं बता दूं, आप खाली यहाँ तक इसको एग्ज़ाम के लिए आपका यहाँ तक का ये जो ये मैंने ये बताया था, ये चीज़ खाली आपके 11th स्टैंडर्ड तक की है। और उसके अलावा 11th स्टैंडर्ड वालों के लिए दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, ये जो मैंने यहाँ डायमेंशन और यूनिट्स को कवर किया है, ये डायमेंशन यूनिट्स आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये आती है, ठीक है। तो 11th वालों को एक तो यहाँ तक पढ़ना है और ये डायमेंशन और यूनिट्स को पढ़ना है, बाकी ये एक्स्ट्रा ज्ञान दिया हमने, ठीक है। तो ये जिनको ज़्यादा ज्ञान चाहिए वो इसको पढ़ सकते हैं, उनके काम आएगा, ठीक है। बाकी देखिए एक बार मैं पेज को पूरा ऐसे से हिला के दिखा दे रहा हूँ ताकि आप पूरी बातों को नोट कर लें, ठीक है। ये ठीक है, तो ये यहाँ पर आप पूरा इससे देख ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको विस्कोसिटी के बारे में पूरी बात बता दी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी हो चुका है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो
और मेरा दिया हुआ कंटेंट आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें ताकि ऐसे ही अच्छा-अच्छा कंटेंट मैं आपको और दूँ। थैंक यू।